सर, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल सही बात है सर। अब हमें ज़्यादा वो देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी एक दो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन अभी हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि टाइम का हम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। तो साथियों, आप अपनी जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जो पिछले 3 दिन से दिल्ली में बैठे हुए थे और एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो नेटवर्किंग का जो जाल जिसको कहा जाता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, तो वहां पे इसका सेमिनार था 3 दिन का। वो सुन के आए हैं, वो उसको देख के आए हैं। तो आज हम उनको ही सुनेंगे। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूँ जो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। जब बोलते हैं तो क्या बिल्कुल धरती भी कांप जाती है कि कौन साहब यहाँ पे बोल रहा है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ विनोद सर को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में ओवर टू, आप अनम्यूट करिए सर। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में ओवर टू विनोद सर। जोरदार ताली जहां पे भी आप बैठे हुए हैं। देखिए, तालियों में कंजूसी मत करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहां आप बैठे हुए हैं तालियों में कंजूसी नहीं करिए बहुत इनके बहुत लिए। शुक्रिया सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है आवाज ठीक से आ रही होगी। बिल्कुल क्लियर है सर। आप कुछ भी मुश्ताक होगा हम सर, बता आवाज सही देंगे। आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है सर। आप जब होगा मैम हम बता तो देंगे। सभी साथियों को ओके ओके सर, ओके डन। सभी साथियों को मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, जय अरसेम, सत श्री अकाल। जितने भी साथी अब तक इस जूम के हिस्सेदार बने हुए हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे जितने भी ग्रेट अपलाइन सहयोगी मित्र जिनके द्वारा मैं इस बिजनेस में मैंने चलना सीखा और अभी तक मैं उंगली पकड़ के चल रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मैं उन सभी साथियों को मैं अपने दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मुश्ताक सर और अफजल पठान सर ने कुछ बहुत ही बड़े बड़े जो पुल बांध दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये मेरे गुरु हैं और मैं थोड़ा सा इनको अपमानित होते महसूस कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अगर लीडर है, टॉप लीडर, तो वो यही हो सकता है। सर, मैं थोड़ा सा दुरुस्ती चाहूंगा, हालांकि आपने अपने एंगल से नजरिए से कहा होगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी महान शख्सियत हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं, इवन डोडा और भद्रवा में भी हैं। और हो सकता है कि मैं जिस छोटे से खूबसूरत गांव का निवासी हूँ, वहां भी मुझसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ लोग रहते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और फिर भी मैं खुश इस बात से हूं कि अगर इतनी प्रशंसा होती है तो कहीं ना कहीं गधा भी जो है घोड़ा बन सकता है इस तारीफ के बाद, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, मैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास 30 मिनट या 35 मिनट का समय है, कृपया करके आज आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप ज्यादा लिखने पे ध्यान ना दें, क्योंकि आज का विषय जो है ये एक ट्रेनिंग नहीं है। मैं वैसे भी कई बार कह चुका हूं, मैं कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, मास्टर नहीं हूं। मेरा नाम विनोद कोतवाल है, पेशे से मैं एक बस ड्राइवर था, ड्राइवर आज भी हूं, लेकिन बस चलाना छोड़ा है। और मैं आज आपसे कुछ विचार विमर्श करने फिर हाजिर हूं, और मैं आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकता हूं। कहीं ना कहीं अपने आगे आप एक आईना महसूस करना कि आईने के सामने आके हमें जवाब देना है, हाजिर नाजिर होके जवाब देना है, अपने मन में जवाब देना है कि क्या हम, कहां तक हमारा ग्रेड जो है इस बिजनेस में, हमारा ग्रेड क्या है। तो साथियों, आपके साथ जो आज तक जो बातें शेयर की वो सारा का सारा मेरा अनुभव है। आज भी जो बातें कर रहा हूँ वो भी मेरा अनुभव है। पिछले कुछ दिन पहले 15 तारीख को हम कुछ साथियों के साथ जो है वो दिल्ली के टूर पे गए, और दिल्ली जाने का जो पर्पज था वो ये था कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी नेटवर्कर हैं, इवन नेशनल ही नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल प्रोग्राम था। और इस इंटरनेशनल प्रोग्राम का तात्पर्य क्या था, इसका मिशन क्या था, इसका यहाँ पर इंडिया के अंदर जो दिल्ली में ये ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ 16, 17, 18 तारीख, ये 3 दिन का रेगुलर वहां सेशन रहा, कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था ये टोटल नेटवर्क मार्केटिंग, टोटल डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनीज हैं ये उनको लेके था, और सभी का इसमें प्रेजेंस रहा।
अच्छे अच्छे स्पीकर थे, 10 से 12 उसमें ट्रेनर थे। ऑर्गेनाइज यूसीवाई की तरफ से यूसीवाई 4.0 के नाम से ये प्रोग्राम हुआ। यानी हिंदुस्तान में अब तक का नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ये सिर्फ चौथा प्रोग्राम था। नेटवर्क मार्केटिंग 90s में यहाँ आई, 1994-95 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, और 1994-95 से लेके आज तक का ये यूसीवाई का जो प्रोग्राम था, ये चौथा प्रोग्राम था। और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ, उस पूरे निजाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, आरसीएम इंडस्ट्री को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस प्लेटफॉर्म को, कि जिसके माध्यम से हमें इस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। और मैं उस प्रोग्राम में जाने के बाद एक तरफ से तो खुश भी हुआ, लेकिन एक तरफ से बहुत ही मैंने महसूस किया कि हम आखिर कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, बहुत सारे अचीवर हैं। मैं कहूँ तो लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जाने अनजाने हम भी इसी फील्ड में हैं। आरसीएम बिजनेस भी नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग का ही एक कारोबार है। लेकिन यहाँ आने के बाद आज मैं कहूंगा कि हम इस बिजनेस को 3 तरह से कर सकते हैं। पहला तो हम इस बिजनेस को इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के जो गाइडलाइन जिसकी वजह से आई है, हम वो कंपनी है, और हमें अपनी पीठ को थपथपाना होगा कि हम वो इंडिया की पहली कंपनी है जिसने इसको पहचान दिलाई। मैं बात कर रहा हूँ फेज 2 नेटवर्क मार्केटिंग। हालांकि फेज 1 जो था वो 11 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन फेज 2 जब स्टार्ट हुआ तो पुराने साथी सभी जानते हैं कि फेज 2 की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि 3 फेज जो नेटवर्क मार्केटिंग के अभी तीसरे चरण में हैं। हम जिस तरीके से हमारी हर महीने क्लोजिंग रहती है, पहला, दूसरा और तीसरा चरण रहता है। पहला चरण हमारा 1 से 10 तारीख तक, दूसरा हमारा 11 से 20 तारीख तक, तीसरा क्लोजिंग का चरण हमारा 20 से 30 या 31 तारीख का हम मानते हैं। इसी तरह से इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का फेज फर्स्ट जो था वो दौर था जब डोर टू डोर लोग जाते थे प्लान लेके और प्लान शेयर करते थे। और ये वो जमाना था जब मैनुअल फॉर्म भरे जाते थे, लोगों को ज़बानी सपने दिखाए जाते थे, बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के लोग विश्वास करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे, कुछ लोग नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, ये चलता ही रहता था। 90% लोग तब भी नेगेटिव रहते थे, आज भी 90% ही लोग नेगेटिव रहते हैं, 10% लोग आज भी ध्यान से सुनते हैं, और 10 लोग जुड़ते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज तब भी यही था, आज भी यही है कि तब भी 10 लोग जुड़ते तो एक सीरियस रहता था, और 9 लोग जो थे इसको भूल जाते थे 6-8 महीने 1-2 साल बाद। फिर ये कहते थे कि हाँ, कभी मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग या फला फला कंपनी के साथ जुड़ा था। और 10 में से 9 लोग तब भी यही बात कहते थे कि कुछ नहीं है, सब झूठ है, फ्रॉड है, ऊपर के लोगों को पैसा आता है, बड़े बड़े लेवल जो है वो पहले पहले जो लोग जुड़ जाते हैं उन्हीं को मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज हम तीसरे चरण में हैं। तीसरे चरण की बात करूं तो वो क्या है, पहले हम दूसरे चरण पे आते हैं। पहला चरण वो था जब मैनुअल काम होता था, दूसरा चरण वो था जब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने लगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगा, और उसके बाद बिजनेस का जो क्लोजिंग था वो ठीक तरह से नहीं हो पाता था। कई बार आपने भी देखा होगा कि आरसीएम में 31 तारीख को क्लोजिंग रहती थी, तो कई बार क्लोजिंग जो है नहीं हो पाया, नेट ने साथ नहीं दिया, सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ रहा, और उसके लिए रिक्वेस्ट करके 1 दिन का समय अतिरिक्त या 2 दिन का समय भी कभी कभी लिया जाता था। लेकिन साथियों, आज हम तीसरे चरण में हैं, यानी आज ये वो चरण है, डिजिटल जमाना है, डिजिटल दौर है। आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार भी सीरियस है रोजगार के प्रति। आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार भी सीरियस है अपनी जीडीपी को बढ़ाने के प्रति। आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार भी बहुत ही सीरियस है। सबसे बड़ी समस्या जो रोजगार की है, घर घर रोजगार कोई भी सरकार नहीं दे पाती, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। यहाँ मैं किसी राजनीतिक फील्ड पे नहीं हूँ, यहाँ कोई मैं राजनीतिक टिप्पणी करूंगा भी नहीं,
लेकिन ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, सरकार अपने वादे पूरे रोजगार के क्षेत्र में कभी भी नहीं कर सकती। उनको बोलना पड़ता है वोट बटोरने के लिए, लेकिन बाद में वो फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए सरकारें भी बदनाम हो जाती हैं और बाद में इस पे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत चर्चा होती है। तो मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आज हम तीसरे चरण में हैं। आज मैं जो कुछ कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि दूसरे और पहले चरण में ऐसा नहीं था। तो आज हमें अपनी पीठ भी थपथपानी चाहिए, और खास करके जो साथी हमारे फेज फर्स्ट और सेकंड के जो साथी आज तक नहीं बदले हैं, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बदल जाइए, बदल जाइए, बदल जाइए। बदलने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप चाहे मेरी बात को जिस भी एंगल से लें, मैं कहूंगा वही जो सच है, मैं कहूंगा वही जो मैं देख के आया हूं। आज हम डिजिटल इंडिया में हैं, आज हमारा बिजनेस डिजिटल होना चाहिए। आज हमारे पास हार्ड वर्क कम और स्मार्ट वर्क ज्यादा होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि स्मार्ट वर्क से भी आज हम शार्प वर्क की ओर बढ़े तो बेहतर रहेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस प्रणाली से गायब होने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हम भी ये कहते फिरेंगे कि हाँ ये सब ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। मैं जो दृश्य देख के आया हूँ इन दिनों साथियों, वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। मोटी मोटी बातें करूंगा। सबसे पहले जब हमारा 15 तारीख को यहाँ से जाना हुआ, 16 तारीख को सुबह हम दिल्ली पहुंचे। तैयार होके जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़े हुए, मैंने देखा डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आरसीएम के लोग नहीं थे, यहाँ टोटल एमएलएम की जो भी सक्सेसफुल कंपनीज और लीडर हैं, जो भी एक नंबर की कंपनियां और एक नंबर के लीडर थे, वो सब के सब वहां डिसिप्लिन से खड़े थे। और मैंने देखा कि ऐसे ऐसे नेटवर्कर जो उड़ते परिंदे को प्लान दिखा दे, यानी उड़ते परिंदे को प्लान दिखाने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इतना शार्प, जिस तरीके से शार्प शूटर होता है, इस तरीके के नेटवर्कर की बात करने का तरीका, स्ट्रेंजर से भी ऐसे बात करते हैं, हेलो सर, हाउ आर यू, मेरा नाम फलाना, सर आपको कहीं देखा है। तो आप सबके माध्यम से मेरे पास एक जवाब था कि हाँ सर, शायद आपने देखा होगा, बताइए कहाँ देखा है। तो कहीं ना कहीं फिर जब वो कहते थे कि हमें इतना याद तो आ नहीं रहा, लेकिन पक्का आपको कहीं देखा है, फिर मेरा ये जवाब होता था शायद आपने कहीं यूट्यूब से देखा होगा। वट एवर, जो भी, मतलब ट्रिक क्या था, जबरदस्त उनका बातचीत करने का तरीका। और उसके बाद जब हॉल के अंदर हम प्रवेश हुए, पहले दिन जब हमारा प्रवेश होता है हॉल के अंदर, तो वहां अलग अलग लीडर जो है वो ट्रेनर थे, 10 से 12 ट्रेनर, नेशनल ट्रेनर इस प्रोग्राम में रहे तीनों दिन, और एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटी। पहले दिन जब हमारा सामना हुआ एक ऐसे लीडर से, पहली बार पहले दिन जिनको बुलाया गया, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आरसीएम नंबर 1 है, क्योंकि नंबर 1 पे आरसीएम के ही लीडर, पहले करोड़पति मिस्टर मुकेश कोठारी सर को स्टेज पे बुलाया गया। हम गदगद हुए और पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री कांप उठी और गदगद हुई। तालियां, गड़गड़ाहट, मान सम्मान। और आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े लीडर जो हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन वो कम शब्दों में अपना बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ी छाप छोड़ के चले जाते हैं। माननीय मुकेश कोठारी जी ने वहां 4 चांद लगा दिए, और पूरे हिंदुस्तान के जो भी नेटवर्कर जिन्होंने नाम सुना ही था या देखा भी था कई बार, उन्होंने वहां हमारे सामने ही, हम उस दृश्य के, उस पिक्चर के गवाह हैं कि उन्होंने माना जैसे एक देवता या खुदा भगवान का रिगार्ड, इज्जत होती है, उस तरीके से इज्जत की। मुकेश कोठारी जी के मैसेज क्या था? शब्द एक ही था, लेकिन मैसेज 3 थे। शब्द ये था कि आपको इस बिजनेस में जब भी आना, शब्द था माहौल। पहला शब्द उनका माहौल, दूसरा भी शब्द माहौल, तीसरा भी शब्द माहौल। उन्होंने ये कहा कि इस बिजनेस में अगर आप आ ही गए हैं, जाने अनजाने धक्के से, पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, तीसरी बार लाए गए हो, चौथी बार आए हो, किडनैप करके लाए गए हो या खुद की मर्जी से आए हो, रिश्तेदार सज्जन संबंधी के लिहाजदारी से आए हो, या जैसे भी आए हो, पहला काम कामयाबी के लिए क्या करना है कि आपको माहौल में रहना पड़ेगा। तो माहौल कौन सा होना चाहिए? हम अगर इस जूम में मैं कैमरा ऑन करके देख रहा हूं, मुझे यहाँ सभी साथी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन माहौल क्या है हमारा?
हमारा कल्चर क्या है, कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा ठीक उसी तरह से। जैसे हम मातम में जाते हैं तो वहां हम ड्रेस कोड में नहीं जा सकते, वहां मातम का अलग माहौल होता है। वहां अगर हम इस ड्रेस में जाएंगे तो हम इज्जत नहीं बल्कि वहां से बेइज्जत होकर वापस आना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे एक फौजी जब ड्यूटी पे तैनात होता है तो वो यूनिफॉर्म में होता है, एक गृहिणी जब किचन में खाना बनाती है तो उसकी भी ड्रेस होती है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि माहौल में रहने के लिए एक एक दो दो सूट आप बना लें। और आप खुशकिस्मत हैं कि आप आरसिम जैसी कंपनी में हैं जिसका कपड़ा खुद का है, रेडीमेड खुद का है। मैंने भी आरसिम के कपड़े पहने हैं, ये रेडीमेड है। आज मैंने रेडीमेड कपड़ा पहना है, ये रेडीमेड शर्ट है, ये रेडीमेड पैंट है। तो आप देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं भी 100% यूजर हूं, लेकिन मैं 100% की ओर जाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से एक दिन मैं 100% भी होके दिखाऊंगा, ये मेरा अपना पर्सनल वादा है। तो साथियों, पहला ये कि आप माहौल में रहें। दूसरी ये बात कि जब आप माहौल में खुद रहें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे साथी हमारे शिकायत करते फिरते हैं, मेरी टीम में तो ये नहीं, मेरा तो अपलाइन सही नहीं, मेरा तो डाउनलाइन में ये नहीं, मेरा तो फला 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 फला, बहुत सारी शिकायतें करते हैं। कृपया करके आप ये शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि हिरण जो होता है नाभ, उसकी की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो जंगलों में ढूंढता फिरता है पागलों की तरह। और दौड़ने के बाद जब अंतिम समय आता है, जब उसकी हिरण की डेथ हो जाती है, उस टाइम डेथ से कुछ क्षण कुछ मिनट पहले उसको पता चलता है कि ये मेरी ही नाभि में थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कसूर मेरा है। कसूर हम दूसरों पे जो लगाते हैं, चाहे अपलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, हेल्पलाइन हो, कोई भी हो, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया, ये करना छोड़ दें। अगर आप यही करेंगे तो फिर आप दुनिया के 95% जो नाकाम लोग हैं उनकी श्रेणी में आओगे। और अगर आप दुनिया के कामयाब 5% लोगों की श्रेणी में जाना चाहते हो तो कसूर किसका था? मेरा था। यानी माहौल में मैं खुद नहीं हूं तो मेरी टीम माहौल में कैसे हो सकती है? मैं खुद आरसीएम के ड्रेस में नहीं हूं, मैं खुद आरसीएम का यूजर नहीं हूं, मैं खुद आरसीएम का प्लान नहीं दिखाता हूं, मैं खुद आरसीएम के माहौल में खुद नहीं हूं, तो मेरी टीम कभी भी आरसीएम के माहौल में नहीं आएगी। अगर मेरी डाउनलाइन से कोई जाने अनजाने कुछ साथी अगर सिस्टम में हैं भी, तो धीरे धीरे चांसेस हैं कि वो भी मुझे छोड़ के जा सकते हैं अगर मैं सिस्टम में नहीं आया तो साथियों, दूसरी ये बात, आप खुद माहौल में रहेंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली आपको चूज करेगी रोल मॉडल के रूप में, आपको चूज करेगी एक होनहार और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के रूप में, आपको आपकी क्रॉस लाइन, आपको आपका पूरा सिस्टम जो है वो भी चूज करने लग जाएगा रोल मॉडल के रूप में। भले ही आप जो है किस तरीके से उनको डील करें या ना करें, लेकिन वो लोग चाहेंगे कि वो आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। ये है दूसरी बात। आप माहौल में रहेंगे तो आपकी टीम भी आपको देख के कई सारे लोग माहौल में रहना शुरू करेंगे। तीसरी बात ये थी कि आप जब खुद भी माहौल में हैं, आपकी टीम भी माहौल में है, तो फिर माहौल को, मोमेंटम को बना के रखें। इस माहौल को बनाना भी आना चाहिए। बनाने का मतलब ये है कि जैसे हम अभी जूम मीटिंग पे जुड़े हैं, लगभग 57 लोग हम जुड़े हैं। इसमें मेरी मदर भी है, मेरी सिस्टर भी है, मेरे जीजा जी भी हैं, मेरे और भी कई सारे यार दोस्त, मेरे अपलाइन डाउनलाइन सभी साथी हैं। तो ये एक माहौल बना रहे हैं हम पॉजिटिविटी का। अगर हम सबको ही आगे बढ़ना है, अगर हम सबका ही बिजनेस है, तो बिजनेस में आगे बढ़ना है तो इसमें हमें जो है इस माहौल का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। और डुप्लीकेशन किए बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये थे मुकेश कोठारी सर के वहां जो लफ्ज लफ्ज एक ही था, माहौल माहौल माहौल, लेकिन 3 तरीके से उसका वर्णन हुआ। ऐसे ही दूसरे दिन कई सारे साथी आए दूसरे दिन, क्योंकि हमारा जो वहां का टॉपिक था वो था 3 दिन का ये प्रोग्राम था। द डे फर्स्ट जो था, डे फर्स्ट क्या था? पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप लिख भी सकते हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। पूरे दिन यही सिखाया गया और ये सेशन सुबह 9 बजे से शाम 7-8 बजे तक चलते रहे। इसमें सिर्फ एक लंच ब्रेक और एक टी ब्रेक था, बाकी सारा का सारा समय सीखने में लगाया गया। और यहाँ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे हमें क्या सिखाया गया कि हम आज तक कुछ भी हैं, हमने आज तक कुछ भी सीखा है, हम आज तक जो भी हैं उसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो किस तरीके से कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जीरो होता है और वो
हर एक एक्टिविटी को हंसते खेलते करता है, हर एक एक्टिविटी को वो, कोई भी उसको गुस्सा नहीं आता, वो शरारती माहौल में रहता है, शरारत की ही नजर से, लेकिन छोटी छोटी चीजों को मानने लग जाता है। जैसे आज मैं कहूँ, मुझे आज सुबह सुबह मेरे बेटे का फोन आया, मैं बहुत खुश हुआ। आज सुबह सुबह मेरे बेटे ने घर से फोन किया, खुश था बहुत, पापा जी मुझे फटाफट वीडियो कॉल करो। अभी हम ट्रेन से उतर के घर पहुंच ही रहे थे, अभी दरवाजे पे ही थे जम्मू में, तो उसका फोन आया वीडियो कॉल करो। जब वीडियो कॉल किया तो मैंने देखा कि वो मुझे दिखा रहा है कि हमारे घर में एक फीमेल डॉग, कुत्ती, मतलब जिसको हम कुतिया बोलते हैं, तो उसने बच्चे दिए हैं। और वो बच्चे मुझे बता रहा था कि पापा जी हमारे पास 2 ढाई साल पहले जो व्हाइट कलर का जो पुच्चू था, पुच्चू नाम रखा था कुत्ते का एक्चुअली, और वो पेट जो था बहुत उसको प्यारा था, उसके साथ बहुत लगाव था। बोला उसकी जब वो अचानक से मर गया था तो तब मैंने कल्पना की थी कि हमारे घर में दोबारा से ऐसा व्हाइट कलर का बच्चा आना चाहिए, पपी जो भी है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो 3 मतलब व्हाइट कलर के हैं, 3 ब्लैक हैं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि वो मुझे उस 16 तारीख वाले सेशन से रिलेट किया मैंने उस स्टोरी को, कि मतलब जब बच्चे इस तरीके से छोटी छोटी खुशियों के बड़े बड़े सेलिब्रेशन करते हैं, उसको वीडियो कॉल करके मैंने मुबारक दी। मैंने कहा आप भाग्यशाली हो कि आपका जो सपना है वो पूरा हुआ। और जब आप शिद्दत के साथ अपने सपनों पे अपनी एनर्जी झोंक देंगे तो प्रकृति को भी वो काम करना पड़ेगा जो आपने शिद्दत से देखा है। तो पहला दिन था पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, बच्चे की तरह ही हमें वहां सिखाया गया। आप देखेंगे कि 70 70 75 साल के बड़े बड़े जो अचीवर थे, जिनकी 1 1 करोड़ रुपए मंथली इनकम है, अलग अलग कंपनी के थे, 1 1 करोड़ रुपए मंथली व्हाइट इनकम लेने वाले लोग भी स्टेज पे बच्चे की तरह वहां व्यवहार कर रहे थे, बच्चे की तरह सीख और सिखा रहे थे। ये था। दूसरा दिन था बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी हम जिस उद्योग में हैं, हम सभी तो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं। और जब हम अपने बिजनेस में काम करते हैं तो क्या हमें खुद को चेक करना होगा कि हमारे जो बिजनेस के सिद्धांत है, क्या हम उन सिद्धांत के ऊपर चल रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 10 10 साल से इस बिजनेस को अडॉप्ट तो किया है, लेकिन इस बिजनेस में अब तक उनके कपड़े चेंज नहीं हुए। बड़े अफसोस के साथ, शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी नहीं बदले। यानी बिजनेस हमसे जो अपेक्षा करता है, बिजनेस बिजनेस से हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, इस इंडस्ट्री से हमारे बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री जो त्याग मांगती है, क्या हम वो कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा सीधा सीधा ये मैसेज है। दूसरे दिन हमें ये सिखाया गया कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, जिसमें सोशल मीडिया का भी रोल आता है। सोशल मीडिया के जरिए हम किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करें। एक घटना बताता हूँ आपको, आजकल सोशल मीडिया पे हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह व्हाट्सएप वगैरह पे हम सब लोग हैं, जाने अनजाने हमें ये चीजें नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने सीख लिया। चाहे हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कहीं भी हैं, कोई भी है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बुजुर्ग है, हम सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। रात को 1 1 2 2 बजे तक हम देखते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दुनिया के 95% लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए वो 95% गरीब लोगों की श्रेणी में आते हैं, और 5% दुनिया के ऐसे लोग हैं जो सदुपयोग करते हैं। और ऐसे ऐसे उदाहरण, वहां 22 24 साल का लड़का स्टेज पे आया और जिसने कहा कि मैंने सोशल मीडिया से मात्र 3 साल में मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया और आज मेरी व्हाइट इनकम 10 लाख रुपए पर मंथ है। और वो 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने के बावजूद वहां से ट्रेनर बन चुका है। वो सिखा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, हम सभी साथियों ने वहां प्रैक्टिकल हमसे एक छोटी छोटी 1 मिनट की वीडियो जो वहीं से शायद 17 तारीख को भेजी थी और आप तक शायद पहुंची है। 1 मिनट की वीडियो है जो मैंने खुद की बनाई थी, वो वहां प्रैक्टिकल के तौर पे हमसे बनवाई गई और अपलोड करवाई गई। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना क्रांतिकारी रिजल्ट देखा कि उस वीडियो के माध्यम से मुझे अब तक अनजान और जाने पहचाने लोगों की 6 से 7 लीड आ चुकी हैं, जो लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर आप कैसे बिजनेस में हैं, हमें भी बताओ, हम कर सकते हैं क्या। कोई लेडीज फोन कर रही है, वो ये कह रही है सर हमें बताओ लेडीज भी कर सकती हैं क्या। कोई कम पढ़ा आदमी ये कह रहा है कि सर हमें बताओ, हम कम पढ़े लिखे हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या। कोई ये पूछ रहा है कि सर हम उत्तराखंड से हैं, क्या उत्तराखंड में भी हो सकता है क्या।
तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करें। ऐसा ना करें कि आप एक वीडियो देख लें कि बॉलीवुड के बड़े स्टार सलमान खान 60 साल के हो चुके, अब तक उनकी शादी नहीं हुई। अरे भैया, अगर शादी की फिक्र करनी हो तो उसके माँ बाप करें, उसके भाई बहन करें, रिश्तेदार करें। वो शादी करे ना करे, हमसे क्या मतलब। या फिर कभी कभी हम ये देखते हैं कि ऐश्वर्या राय की दूसरी शादी अभिषेक बच्चन से, तो हम हमारे दिमाग में घंटी खटक जाती है कि पहली किससे हुई थी। तो जब हम देखते हैं तो पहली शादी न जाने कहाँ हुई थी। क्या मतलब है ये सब। हम अपना टाइम दे रहे हैं, प्रीशियस टाइम दे रहे हैं इन चीजों के लिए। और ऊपर से जब हम कहीं ना कहीं कुछ साथी हमारे यूट्यूब पे बहुत ज्ञान देखते हैं, एमएलएम के विजेता कैसे बने, मात्र 7 दिन में बने करोड़पति, इस तरीके की वीडियो जब हम देखते हैं तो गलती से हम देख रहे होते हैं मात्र 7 दिन में कैसे बने करोड़पति। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो उसके साथ पीछे कई सारी 6-7 वीडियोज आ जाती है। देखना हमें ये था कि मात्र 7 दिन में कैसे बने करोड़पति, तो उसके साथ साथ ही वहां कुछ नेगेटिव वीडियोज भी आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि हम जो देखने के लिए क्लिक करते हैं वो देख नहीं पाते तब तक। और बहुत सारे लुभावने आकर्षक वीडियोज हमारे सामने आते हैं। जब हम आकर्षित होके हम भूल ही जाते हैं कि हम दिल्ली जा रहे थे और हम जो है अब बिहार पहुंच चुके हैं। तो साथियों, सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सिखाया गया वहां से। उसके बाद तीसरा दिन था लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन डे। यानी अब जब हम इस बिजनेस में आ ही चुके हैं, आने के बाद हम ऐसा क्या करें कि हमारी टीम में लीडर पैदा हो। हम सभी साथी ये तो सोचते हैं कि मेरी टीम में लीडर हो, मेरी ए लेग में, बी लेग में, सी लेग में, डी लेग में मेरी टीम ही लीडरों से भरी हो। लेकिन सबसे पहले अगर हमें लीडर चाहिए तो हमें खुद लीडर बनना होगा। फिर वही बात आती है कि खुद बनना होगा। हम अगर लीडर हैं तो नो डाउट लीडर हमारी टीम में आएंगे। और अगर आएंगे भी तो टिक के काम तभी करेंगे जब हम खुद लीडर होंगे। क्योंकि एक लीडर ही लीड कर सकता है किसी ग्रुप को, वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं भी हो। आप देखें कोई भी पदाधिकारी, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीसी से ही अगर आप बात करें, एक कलेक्टर से ही बात करें, तो वो भी ये कहेगा कि वेल मैनेज करने वाले लोगों को ही उस गद्दी पे, उस कुर्सी पे बैठाया जाता है। इवन की राजनीति में भी आप देखते हैं कि सीएम पीएम मंत्री वही लोग बनते हैं जिनमें वो कैलिबर होता है। तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटी हम अपने अंदर कैसे डेवलप करें, वो सारी चीजें वहां से हमें बताई गई। और बहरहाल ये 3 दिन का सेशन था। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लगभग 33 घंटे की हमारी क्लास रही है। जो हमारे साथ सहयोगी थे वहां, वो इस चीज के गवाह हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भी। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा को, जिन्होंने इस बिजनेस को मिशन के रूप में रचा। और इसके प्राण गीत से ही पता चलता है, टोटल जितनी भी एमएलएम कंपनीज थी उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे नंबर 1 अगर कोई कंपनी है तो वो हमारी कंपनी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है संस्कारों से भरा हुआ ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई भी बहन बेटी हमारे साथ या हमारी बहन बेटी किसी भी आरएसएम लीडर के साथ जो संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस बिजनेस में दिलो जान से जुड़ा हुआ है, जो इस बिजनेस में गहराई से जुड़ा है, मिशन के रूप में जुड़ा है, यहाँ बहुत मान सम्मान, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम है, यहाँ टाइम फ्रीडम है, यहाँ हमारी हेल्थ जो है, यहाँ स्वास्थ्य की रक्षा होती है, यहाँ महिला सशक्तिकरण है, यहाँ स्वावलंबन है। ये बहुत ही जबरदस्त वाले जो इसमें इसके कुछ मुख्य बिंदु जुड़े हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को, मैं सैल्यूट करता हूँ मेरी सभी ग्रेट अपलाइन को, मैं सैल्यूट करता हूँ इस पूरी कंपनी को, मैं सैल्यूट करता हूँ इस कंपनी के प्रोफाइल को, मैं सैल्यूट करता हूं इस कंपनी के पेआउट सिस्टम को, मैं सैल्यूट करता हूं आरसीएम में यूईएस को, यूनिक एजुकेशन सिस्टम को। और बहरहाल समय काफी हो चुका है, आज मैं आपसे इतनी ही बात करूंगा। बहरहाल आपके बीच से ही हम फिर कभी मिलेंगे, और जब जब मिलेंगे तो एक अच्छी टॉपिक के ऊपर बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा। और उम्मीद करता हूं कि आगे भी जब जब मौका मिलेगा तो मैं आपके बीच में कोई छोटा सा एक टॉपिक लेके आऊं और संतुष्टि के साथ इस टॉपिक को जो है आपके सामने रखूं। और आप सब ने पूरे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ओवर टू होस्ट सर।
हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आज ये बहुत जबरदस्त कीमती बातें बताई ना सर, तो दिल तो बाग बाग हो गया है। देखो ना, ये बड़ी बदकिस्मती की बात रहती है कि अगर हम इन इवेंटों में जाएंगे तो हमारा ही पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपना पल्लू झाड़ना शुरू कर देते हैं। जब अपना पल्लू झाड़ना शुरू कर देते हैं तो वहां से कुछ नहीं मिलता है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही जबरदस्त जो कीमती बातें आपने बताई, जो